नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी की एक अपील से सोना और चांदी के कारोबार में लगे 1 करोड़ लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। कभी आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने अपील की और 1 करोड़ लोगों की नौकरी खत्म होने पर आ गई हो? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने कहा है कि सोने की खरीद कम हुई तो 1 करोड़ लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। CNBC TV 18 की खबर है कि ज्वेलरी संगठनों के अधिकारी 12 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मिल सकते हैं। सोना चांदी के क्षेत्र में 50 लाख लोग काम करते हैं। ऐसा कभी सुना है आपने कि जिस सेक्टर का योगदान GDP में 7% हो, उसी सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं 1 साल तक लोग सोना ना खरीदें। चांदी की अपील नहीं है। चांदी कोई पुराने भाव पर नहीं मिल रही। 1 किलो चांदी का भाव कहीं 2.5 लाख रुपए है तो कहीं 2.25 लाख। चांदी का भी आयात होता है और इसके कारण भी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। क्या सोना चांदी के कारोबार से जुड़े लाखों दुकानदार शपथ लेंगे कि हम लोग 1 साल तक सोना चांदी नहीं बेचेंगे? क्या उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले ओडिशा, बंगाल से आए कारीगर 1 साल तक काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा? आप बताइए, क्या आप इस साल धनतेरस पर कोई सोना नहीं खरीदेंगे? अगले साल 9 मई को अक्षय तृतीया है, क्या आप उस दिन भी सोना नहीं खरीदेंगे? भारत के इतिहास में सोना गिरवी रखने का संकट तो आया था, मगर मोदी राज में ऐसा संकट आ गया कि सोना नहीं खरीदने की अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सोने का दाम आसमान में पहले से भाग रहा था, तब भी लोग खरीद रहे थे, मगर अब ऐसा क्या हो गया कि नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। 2024 के धनतेरस के दिन 78,493 रुपया प्रति 10 ग्राम सोने का भाव था। 1 साल बाद 2025 के धनतेरस के दिन 65% बढ़कर 1,29,580 हो गया। उसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1.25 लाख तक भी गया, अब 1.5 लाख के आसपास आ गया है। पिछले साल 1.25 साल के दौरान सोने का दाम ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ता रहा, लेकिन एक बार भी जनता से अपील नहीं की गई कि शादियों में सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। विपक्ष के नेता कह रहे थे कि सोना इतना महंगा कैसे हो गया, इसके कारण आम लोगों पर दबाव पड़ रहा है। जिनके यहां शादी है खरीद नहीं पा रहे, और अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मत खरीदिए ताकि विदेशी मुद्रा बचे। 2024 की दिवाली के बाद 2025 की दिवाली निकल गई, 26 के 4 महीने निकल गए, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कोई अपील नहीं की। सोने का भाव केवल ईरान के युद्ध के बाद नहीं बढ़ा, बल्कि हमले के पहले से सोना 1,40,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। अब जाकर अखबारों में खबरें छप रही हैं भारत सोने का आयात ना करे, अपना उत्पादन करे, लेकिन आयात की स्थिति तो लंबे समय से रही। 2020 में ही आत्मनिर्भर भारत लागू हुआ। 2026 में आयात को कम करने के लिए सोना नहीं खरीदने की अपील की जा रही है। अब इन खबरों से माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि भारत आयात बंद कर दे, उत्खनन करे, अपना उत्पादन करे? भारत दूसरा ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे अधिक सोने की खपत होती है। 2024 में भारत ने मात्र 1.6 टन सोने का उत्पादन किया और आयात किया 803 टन। इसकी भरपाई केवल उत्पादन से नहीं हो सकती और इसमें कई दशक निकल जाएंगे। भारत का रुपया 2 साल से गिर रहा है। ईरान पर हमले से बहुत पहले $1.90 के पार पहुंच गया था, इस समय 95 के पास है। तब क्यों नहीं कहा गया कि विदेशी मुद्रा बचानी है, सोना नहीं खरीदना है? इतने लंबे समय तक सरकार ने रुपए की कमजोरी को लेकर चिंता नहीं की, ना विपक्ष के सवालों का जवाब देना जरूरी समझा कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय $1 60 रुपए का हुआ,
तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही कहा करते थे, भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब नहीं बता पा रहे, $1 जब 95 रुपए का हो गया तो भारत की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची या नहीं। इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कुछ समय के लिए 4 पर पहुंचती दिखी थी, मगर 5वें नंबर से सरक कर 6ठे पर आ गई। 7वें नंबर पर फ्रांस है। भारत और फ्रांस के बीच $550 बिलियन का ही अंतर है। यह सब बदलाव पिछले 2 महीने में हुए हैं और तब भी ऐसी अपील नहीं की गई कि सोना ना खरीदें, यह देशभक्ति है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। राजद सांसद मनोज झा ने पूछा है, 10 मई से पहले भारत के प्रधानमंत्री क्या कोई और थे जिन्हें ये सब पता नहीं चल रहा था? साधारण बात नहीं है, इतना बड़ा आर्थिक संकट है और प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद के कार्यक्रम में अपील कर सोमनाथ चले गए। बाजार इस तरह की अपील का मतलब समझ जाता है। सोना नहीं खरीदने की अपील अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देशभक्ति से जोड़कर अच्छा नहीं किया। उन्हें पता होगा कि शादियों में सोने की खरीद के पीछे लड़के वालों की डिमांड का रोल ज्यादा होता है, जिसे आप दहेज कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक माँ बाप अपने बेटी की शादी में लड़की वालों से सोना नहीं मांगेंगे, उनकी अपील का असर हो जाएगा, संभव नहीं लगता। प्रधानमंत्री मोदी ने शादी में सोना नहीं खरीदने की अपील कर दी है, लेकिन आपको समझना चाहिए यह कोई थाली बजाने वाली अपील नहीं कि बालकनी में गए और अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर लौट आए। हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील से दिल्ली और देश के ज्वेलरी और सोने के कारोबार से जुड़े व्यापारियों और कंपनियों में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल ने कहा है कि पीएम की अपील के बाद भारत में सोने की खपत 800 टन से घटकर 500 टन तक जा सकती है। ग्राहकों में डर का माहौल होगा, शादियों में बिक्री कम हो जाएगी, कारीगरों कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी होगी, छटनी करनी पड़ जाएगी। यह अपील ऐसे समय में आई है जब भारत में शादियों का सीजन पीक पर है। ऐसे में ज्वेलरी इंडस्ट्री को डर है, इससे गहनों की मांग में भारी गिरावट आ सकती है। तभी मैंने कहा कि भारत के इतिहास में नेहरू भी ऐसी अपील नहीं कर पाए जिससे 1 करोड़ लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाए। 11 मई को शेयर बाजार में रक्तपात मचा। सेंसेक्स 1312 पॉइंट नीचे गिरा, निफ्टी 50 360 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 500 पॉइंट की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप से 6 लाख करोड़ साफ हो गए। मार्केट खुलते ही ज्वेलरी के स्टॉक गिर गए,
सेंको गोल्ड करीब 9% गिरा। टाइटन कंपनी लिमिटेड का स्टॉक 5.34% नीचे आया। कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक 7.43% नीचे आया। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड का स्टॉक 3.9% के आसपास गिर गया। जबकि सोने के भाव में आज दुनिया भर में गिरावट आई है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फेल हो गई। इसके बाद भी भारत में सोने के स्टॉक नीचे आए। गोदी मीडिया कभी भी भारत की जनता के बीच इसकी सच्चाई पहुंचने नहीं देगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की हालत दरअसल कैसी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पहले ही विदेश यात्राओं के टिकटों की बिक्री कम हो गई थी। स्वराज सिंह धंजल की रिपोर्ट है, मनी कंट्रोल में लिखा है, भारतीयों ने विदेश यात्राओं पर खर्च करना पहले से कम कर दिया। अपील से पहले ही 3% की गिरावट आ गई थी। भारत के आर्थिक संकट पर ईरान के खिलाफ युद्ध का असर तो है, उसके कारण यह संकट बढ़ा है, मगर भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही अच्छा नहीं कर रही थी। अभी तक इस झूठ को शेयर बाजार की कमाई दिखाकर छुपाया जा रहा था, लेकिन अब शेयर बाजार भी कई महीनों से नेगेटिव रिटर्न में है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी शेयर मार्केट में उछाल की बातें करने लगे थे। सरकार बनने के बाद से लगता है शेयर मार्केट उछलना एंड कूदना बोथ भूल चुका है, हर समय लुढ़कता रहता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो झूठ बोला जा रहा था, उस झूठ से पर्दा हट गया। विदेशी निवेशक भारत की असली कहानी समझ चुके हैं। इसी साल जनवरी में दिल्ली में एआई को लेकर ग्लोबल सम्मेलन हुआ। याद कीजिए कितनी बदनामी हुई। बीजेपी किस तरह से चुनाव जीत रही है आप देख रहे हैं। हो सकता है चुनाव जीतने पर इन बातों का असर ना पड़ता हो, लेकिन इसी ग्लोबल सम्मेलन में साफ हो गया भारत एक आयोजन भी ठीक से नहीं कर सका। तीसरे दर्जे की यूनिवर्सिटी को बुलाकर अहंकार का प्रदर्शन किया गया, जिसे दुनिया समझ गई। अब कहा जाने लगा है कि एआई की दौड़ में भारत बहुत पीछे छूट चुका है। वो इस कहानी में कहीं नहीं। विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालते जा रहे हैं। इस बात को अनदेखा करने से सच्चाई पलट नहीं जाएगी। सबको पता है क्यों पैसा निकाल रहे हैं। पिछले एक साल में विदेशी निवेशकों ने 1.8 बिलियन डॉलर से लेकर 2 बिलियन डॉलर शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। इस साल 4 महीने में इतना ही पैसा जो एक साल में निकाला था, 4 महीने में निवेशकों ने निकाल लिया। मीडिया की दूसरी रिपोर्ट से भी पता चलता है कि शेयर मार्केट का रिटर्न एफडी से कम होने लगा है। नेगेटिव रिटर्न का दौर अब लंबा होता जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में एमसी गोवर्धन रंगन का लेख छपा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो सकता है, लेकिन उसके बाजार में निवेशकों को घाटा हो रहा है। दक्षिण कोरिया की जीडीपी भारत की जीडीपी से आधा है, मगर वहां के बाजार का रिटर्न भारत के बाजार से 50% ज्यादा है। इस साल भारत की इक्विटीज में 7.5% की गिरावट देखी गई। दक्षिण कोरिया का बाजार 74% ऊपर गया, इसीलिए विदेशी निवेशक वहां जा रहे हैं। दक्षिण कोरिया की जीडीपी 3.3% है, भारत से भी आधा। तब भी वहां का मार्केट भारत के मार्केट से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। रंगन के मुताबिक इसका एक कारण है एआई के क्षेत्र में भारत का कमजोर प्रदर्शन। इसके अलावा और कारण है कॉरपोरेट की गिरती कमाई, कमजोर होता रुपया, भारत का बढ़ता आयात बिल। सीएनबीसी चैनल के कार्यक्रम में एक एक्सपर्ट का बयान वायरल हो रहा है कि कोरिया और ताइवान की कंपनियों की जो अर्निंग है, कमाई है, वो भारत की कई कंपनियों से ज्यादा है। लता वेंकटेश के कार्यक्रम में इस एक्सपर्ट ने कहा कि टैक्स देने के बाद सैमसंग का मुनाफा 250 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत की सारी कंपनियों का टैक्स देने के बाद, जिसे इंडिया इंक कहते हैं, इससे भी कम मुनाफा है। ये कमाई में अंतर का लेवल है। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग का नेटवर्थ 1.20 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की 14 बड़ी कंपनियों का नेटवर्थ जोड़िएगा तब जाकर 1.17 ट्रिलियन डॉलर के बराबर पहुंचेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं, उनका कुल मार्केट कैप 474.97 लाख करोड़ का है।
अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया, उसका अकेले का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। भारत के जीडीपी से भी ज्यादा इस अकेली एक कंपनी का वैल्यूएशन है। यही नहीं, विदेशी निवेशकों को दिखने लगा कि भारत की कंपनियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, उनके शेयरों के दाम उतने नहीं होने चाहिए जितने हैं। दूसरा, विदेशी निवेशकों को यहां तरह तरह के टैक्स का भी सामना करना पड़ रहा था, इसलिए भारत के बाजार से पैसा निकालकर चीन और दक्षिण कोरिया जाने लगे। डॉलर की कमी इस बात से भी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे अपील की है, आप डॉलर बचाइए, लेकिन भारत छोड़कर भाग रहे विदेशी निवेशकों से अपील नहीं की कि भारत की कहानी तो शानदार है, वापस आइए, भारत में डॉलर लगाइए। 2026 में फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। अकेले मई में 14,231 करोड़ रुपए निकाल लिए। 2 दिन पहले की खबर है, भारत का फॉरेक्स गिर रहा है, 7.7 अरब डॉलर कम होकर 690 अरब डॉलर पर आ गया। जनवरी में 701 अरब डॉलर पर फॉरेक्स था, फरवरी में 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंचा, मगर 2 महीने में 40 अरब डॉलर कम भी हो गया। इसका मतलब है आयात बिल चुकाने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ने लगी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का हाल भी पिछले साल से खराब है। पिछले साल से अक्टूबर की रिपोर्ट है कि नेट एफडीआई 159% गिर गया, क्योंकि जितनी एफडीआई आ रही थी उससे ज्यादा वापस जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के पीछे असली कारण क्या है? अगर देश की अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है, रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तब बताइए चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार को पूरी ताकत लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एसआईआर के नाम पर लाखों लोगों से वोट के अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं? आर्थिक हालत जाहिर है खराब है, इसलिए चुनाव से पहले वोटर को पैसे दिए जा रहे हैं। सोने की बात ज्यादा हो रही है, खेती की भी बात कर लीजिए। भारत का किसान खाद के संकट का सामना करने जा रहा है। मॉनसून के आते ही बुवाई का सीजन शुरू होगा। अगर इस सीजन में खाद की कमी होगी, दाम बढ़ जाएंगे, किसान मर जाएगा। भारत के किसान बड़े पैमाने पर प्रभावित होंगे। अभी तक सरकार खाद के संकट से इनकार कर रही थी, मगर प्रधानमंत्री ने अपील की है कि केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% कम कर दीजिए, आधी कर दीजिए और नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़िए। इसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है, ऐसा कर धरती मां को भी बचाइए। खेती में स्वदेशी खाद को बढ़ावा मिले, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिले, डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने गांव में हर किसान भाई बहन को केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति का रास्ता बताइए, नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाइए। इस वक्त अगर आप ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आप हाथ खड़े कर रहे हैं। 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च हुई, जैविक खेती पोर्टल बना। 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन बना। फ्रंटलाइन में सूचक पटेल का जैविक खेती पर लेख पढ़ लीजिए। 2020 और 2023 के बजट में जिन योजनाओं की घोषणा की गई, 2025 के बजट में उनकी प्राथमिकता कहीं पीछे चली गई। इस लेख में बताया गया है कि इस योजना के लॉन्च होने के 28 महीने बाद राज्यों को एक नया पैसा नहीं दिया गया। मार्च 2025 में एआईएडीएमके के राज्यसभा सांसद ने सवाल पूछा। जवाब में नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ने बताया 3 साल में ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन घट गया है।
परंपरागत खेती विकास योजना के तहत कितनी जमीन ऑर्गेनिक खेती के दायरे में आई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया कि 2023-24 में 15 लाख हेक्टेयर के आसपास जमीन में ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। 2024-25 में इस मात्रा में मामूली बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश में 2020-21 में 74,960 हेक्टेयर में ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। 24-25 में भी आंकड़ा इसी के आसपास रहा। तो ये असलियत है। मीडिया सरकार की असफलता नहीं बताएगा, इसकी जगह आपको भरमाएगा। आप सोना खरीदकर डॉलर खर्च कर रहे हैं, आप विदेश यात्रा कर डॉलर खर्च कर रहे हैं, आप खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर डॉलर खर्च कर रहे हैं। आप हैं जो डॉलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रुपया आपके कारण कमजोर हुआ है। जनता के टैक्स के पैसे से गोदी मीडिया को कई 100 करोड़ का विज्ञापन मिलता है, लेकिन कितने अखबारों ने जैविक खेती मिशन की सफलता और असफलता का पता लगाने के लिए रिपोर्टरों को रवाना किया है या करेंगे? इस समय जब किसानों को खाद की समस्या होगी, दाम बढ़ेंगे, उन्हें ऑर्गेनिक खेती का ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान से काम चला रहे हैं। सरकार को अपील का सहारा लेने की जगह बताना चाहिए उसके पास खाद का स्टॉक कितना है, दाम तो नहीं बढ़ेंगे। वित्त मामलों के पत्रकार एम.के. वेणु ने लिखा है कि अचानक प्रधानमंत्री किसानों से अपील कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर से बचिए, नेचुरल फार्मिंग शुरू कीजिए। यह पागलपन है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल रोका गया तो देश में खाने की किल्लत हो जाएगी। श्रीलंका ने ऐसा करने की कोशिश की तो वहां खाद्य महंगाई 50% तक पहुंच गई और 2022 में लोगों के बीच विद्रोह हो गया। पूर्व राजदूत केसी सिंह ने लिखा है, इस तरह के ट्रांजिशन के लिए प्लानिंग, समय और सरकारी मदद चाहिए। 12 साल तक क्या किया गया? कृषि कानूनों ने किसानों और सरकार के बीच भरोसे को खत्म कर दिया। 2021 में श्रीलंका के सामने विदेशी मुद्रा के भुगतान का संकट आया तो उसने अजीबोगरीब फैसला लिया, खाद के आयात को खत्म कर दिया और अचानक 100% ऑर्गेनिक खेती का ऐलान कर दिया। श्रीलंका में रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद हो गया। कोई तैयारी नहीं, एक झटके में फैसला लिया गया। नतीजा, किसान बर्बाद होने लगे, फसलें फेल होने लगीं और श्रीलंका की जनता ने उस समय के राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राष्ट्रपति भवन में जनता घुस गई। इस तरह की अपीलों से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। अगर किसी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अपील करनी पड़ जाए तो इसका मतलब है अगले चुनाव में वोट खरीदने के लिए पैसा और बटेगा, चुनाव जीतने के लिए एसआईआर और होगा। मूल बात है, इस अपील इकोनॉमी से आपका भला नहीं होने वाला। भले थाली बजाने वाली कैटेगरी की जनता में सपोर्टर होने का रोमांच पैदा हो जाएगा। चुनाव जीतना और देश चलाना दोनों अलग अलग चीज है। इसे साबित किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने किया। कायदे से जनता परेशान है, उसे सरकार से अपील करनी चाहिए, मगर यहां तो सरकार ही जनता से अपील करने लग गई। सरकार का कर्तव्य हो गया है अपना कर्तव्य का हिसाब छोड़कर जनता को उसके कर्तव्य बताना। ठीक 20 साल बाद जनता को मेरी बात समझ आएगी जब एसआईआर से उसका नाम बाहर हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।